अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत है स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग 10th मैथ न्यू बुक जो है 2026 वाली उसको सॉल्व कर रहे हैं। हमारा अल्लाह की शुक्र है चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया। वैसे काफ़ी मुश्किल था, उसके अंदर बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन थे, लेकिन यहाँ पे आपके पास आसानी है कि एक्सरसाइज 6.1 इसके अंदर कुछ ज़्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, समझने की चीज़ें हैं। आपने 9th की जो फिज़िक्स है उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, क्योंकि इसका नाम है वेक्टर इन प्लेन। वेक्टर के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, वेक्टर क्या चीज़ होती है। फिजिक्स के अंदर आपने दो डेफिनेशंस पढ़ी हैं, एक वेक्टर और एक स्केलर। वेक्टर के बारे में आपने पढ़ा है कि ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो इस चैप्टर के अंदर हम वेक्टर की डिटेल को पढ़ेंगे, जो आपके बुक में दी हुई है उस डिटेल को पढ़ेंगे। वैसे तो इसकी डिटेल बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आपके लेवल तक उन्होंने लिमिटेड रखा हुआ है। और इस एक्सरसाइज में मैं आप लोगों को ये थ्योरी के टॉपिक भी समझाऊंगा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन, वेक्टर एंड स्केलर, नेगेटिव वेक्टर, इक्वल वेक्टर, नल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो साथ ये भी स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगे तो स्टूडेंट्स आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अजीज़ मैथ पॉइंट को आपने भूलना नहीं है, और ये जो बेल आइकन है इसको भी साथ प्रेस कर लें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो, नया आने वाला लेक्चर आपको मिलता रहे। और दोस्तों के साथ शेयर करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। तो स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन को। अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में आप लोग जो आपका जो चैप्टर नंबर मैथ का, पिछली मैथ का 7 है, उसके भी अंदर आप पढ़ चुके हैं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है। अभी भी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, ज़्यादा डेप्थ पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये आप लोग ऑलरेडी इसके बारे में फेमिलियर हैं। सॉरी। तो स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन को। देखें, ये एक ऐसी प्लेन होती है जिसमें हमारे पास एक एक्स एक्सेस होता है और एक वाई एक्सेस होता है। इसको मैं एक्स कहता हूँ, इसको मैं एक्स डैश कहता हूँ, इसको वाई कहता हूँ और इसको वाई डैश। इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। ठीक है जी। अब इसके अंदर ये वाला जो होता है ये ओरिजिन होता है। इसके अंदर कोई भी जो पॉइंट लिया जाता है, सपोज करें यहाँ पे मैं कोई पी पॉइंट ले लेता हूँ, वो एक्स वाई की शेप में होता है। फर्स्ट पॉइंट बिलोंग करता है एक्स एक्सिस को और दूसरा वाई एक्सिस को बिलोंग करता है, और ये हमेशा एक ऑर्डर पेयर की शेप में लिया जाता है। ऑर्डर पेयर के बारे में आप पहले ही जानते हैं कि व्हाट इज़ ऑर्डर पेयर। अब इसके अंदर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर मैं ज़्यादा डेप्थ में इसलिए नहीं जा रहा कि ये चीज़ें आपको पहले ही पता है। अब इसके अंदर और एक चीज़ है, वो है ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। क्वाड्रेंट किसे कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं एक चौथाई हिस्सा। अगर एक चीज़ को फुल किया जाए तो उसका एक हिस्सा, जैसे 1 kg फुल है तो उसका 1/4 पार्ट कितना होगा? 1 पाव। ठीक है, दूसरा 1/4 पार्ट 1 पाव, तीसरा 1/4 पार्ट 1 पाव हो गया। हाँ, समझ आ गई ना? 1 पाव कितना होता है? 250 ग्राम। बात समझ गया ना? तो अब ये उसी तरह से ये 1/4 पार्ट, ये वाला फर्स्ट कहेंगे इसे, ये 1/4 पार्ट ये सेकेंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। अब इसमें फर्स्ट में एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, और ये जो सेकंड है उसमें एक्स वाला नेगेटिव, वाई वाला पॉजिटिव। ये जो थर्ड है उसमें एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी, सॉरी, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। और ये जो फोर्थ है इसमें जो पॉइंट हम लेंगे उसमें एक्स पॉजिटिव होगा, वाई
नेगेटिव होगा। ठीक है जी। तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, इसकी जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दी। अब उसके बाद आता है वेक्टर एंड स्केलर, इसकी डेफिनेशन से आप पहले ही वाकिफ हैं। उसके बाद नेगेटिव वेक्टर, ये बात ज़रा समझने की है। सपोज करें कि ये एक वेक्टर है आपके पास, वेक्टर का हेड ये है और जिस तरफ एरो बना हो उसे कहते हैं टेल, इसको ए वेक्टर कहते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का आपको पता है, इसके या ऊपर बार लगा दी जाती है, या नीचे लगा दी जाती है, या एरो लगा दिया जाता है। ठीक है। और चौथा मेथड क्या है, इसको बोल्ड फेस लिखा जाता है, मोटा करके लिखा जाता है। बात समझ आ गई? नहीं जी, ये बोल्ड फेस हो गया। अब एक प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं करना कि बोल्ड फेस भी कर दिया, बार भी लगा दिया, एरो भी लगा दिया, ऊपर भी लगा दिया, नीचे भी, ये रॉन्ग मेथड है। तो बोल्ड भी मैंने कर दिया है, ऊपर बार भी लगा दिया है, नीचे भी लगा दिया है, लो जी ये तो क्या बन गया, ये मुझे वेक्टर तो नहीं लग रहा, ये कोई और ही चीज बन गई है। ऐसे नहीं करना, ठीक है। एक प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, बात समझ गए ना। सारी प्रॉपर्टी यूज कर दें, जैसे आपको सालन बना रहा हो ना, दाल भी डाल दी, बैंगन भी डाल दिए, करेले भी डाल दिए, कद्दू भी डाल दिए, क्या बनेगा? वो खाने की चीज काबिल रहेगी? नहीं। ऐसे ये कोई पढ़ने की चीज काबिल नहीं रही है। अब एक प्रॉपर्टी आपने यूज करनी है, ठीक है जी। लेंगे तो मैं एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं। अब यहाँ पे इसका नेगेटिव बनाना है। मैग्नीट्यूड जितनी है, सपोज करें कि ये 2 यूनिट था या 3 यूनिट था, जितना भी था उतना ही मैंने वेक्टर अब बनाना है। ठीक है जी, तकरीबन उतना ही बन गया। अब ये क्या है, ये -a बन गया। ये क्या बन गया है, -a, यानी कि ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन फर्स्ट वेक्टर से ओपोजिट हो उसे नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। बात समझ गए? इंग्लिश के अंदर भी आप डेफिनेशन इसकी याद कर सकते हैं, उर्दू में भी याद कर सकते हैं। उर्दू मीडियम बच्चे उर्दू में याद कर लें, इंग्लिश मीडियम इंग्लिश में। तो आपको मैंने समझाना था कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। नेगेटिव वेक्टर भी हो गया, हाँ जी, ये भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये भी। अब पढ़ते हैं इक्वल वेक्टर। अब सपोज करें कि एक वेक्टर ये है ए, मैं किसी और जगह पे, किसी भी और जगह पे इतना ही वेक्टर एक ले लेता हूं, उसका ये बनाता हूं हेड और ये बनाता हूं टेल। अब ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, अब मुझे बताएं जी, जितना ये था उतना ये, जो ये इसकी डायरेक्शन वही इसकी डायरेक्शन। हाँ, अलबत्ता फर्क है तो ओरिजिन का, इसका हेड यहाँ पे है, इसका हेड यहाँ पे है, लेकिन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये इक्वल है। तो ये कौन से हैं, इक्वल है। बात समझ आ गई कि नहीं? तो इसका ओरिजिन जो मर्जी हो जाए, उससे आपने परेशान नहीं होना। ठीक है जी। तो इक्वल वेक्टर की भी आपको समझ आ गई। अब आ गया नल वेक्टर। नल वेक्टर किसे कहते हैं स्टूडेंट, इसकी आपके पास डेफिनेशन भी लिखी हुई है। तो नल वेक्टर या नल वेक्टर जो है उसको क्या उसे जीरो मैट्रिक वेक्टर भी कहते हैं। तो ये जीरो वेक्टर जो है ये ऐसा होता है कि जिसका जो है ना मैग्नीट्यूड 0 होती है, 0 होती है। मैग्नीट्यूड उसकी कितनी होती है, 0। अब ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो, वो हर वेक्टर के पैरेलल हो, और वो हर वेक्टर के पैरेलल हो, उसे क्या कहेंगे, नल वेक्टर। उसे क्या कहेंगे, नल वेक्टर। अब ये डायरेक्शन को शो करने के लिए ये हर वेक्टर के साथ लगा होता है। ठीक है जी, नल वेक्टर। तो इसको नल वेक्टर कहते हैं। आगे है जी, इसकी डेफिनेशन मेरे पास उर्दू में लिखी हुई है। तो ऐसा वेक्टर जिसका इब्तदाई और इख्तितामी नुक्ता एक ही हो, यानी कि अ वेक्टर, इसकी इंग्लिश में कहेंगे विच हैव इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट सेम, विच हैव सेम इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, उसे क्या कहते हैं,
ज़ीरो वेक्टर कहते हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद आगे हमारे पास है जी पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऐसा होता है कि ये किसी भी वेक्टर की पोजीशन को शो करने के लिए होता है। और ये पोजीशन वेक्टर, जैसे मैं आपको यहाँ पे इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़ के सुनाता हूँ। डेफिनेशन इसकी, लेट ओ 0 0 बी द ओरिजिन एंड पी ओ 0 0 बी द ओरिजिन। ये 0 0 होता है। P एक पॉइंट है एक्स वाई, ये हो गया। एनी पॉइंट इन द प्लेन द वेक्टर ओ पी। अब वेक्टर कौन सा? ये वाला ओ पी। ये क्या बनेगा? ये ओ पी बन जाएगा विच इज इक्वल टू एक्स माइनस 0। ये आई कैप, एक्स एक्सेस को आई कैप से शो करते हैं, प्लस y माइनस 0, वाई एक्सेस को j कैप से शो करते हैं। y एक्सेस को किससे शो करते हैं? j कैप को। और ये OP कुल मिला के बन जाएगा x i कैप प्लस y j कैप। इसके ऊपर कैप डालते हैं। ठीक है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। इसको क्या, अब इस वेक्टर को क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू, ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ। बात समझ आ गई? एक्स एंड वाई आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। अब इसमें एक्स एक्सिस की तरफ ये जो है इतना, ये हॉरिजॉन्टल, और वाई एक्सिस की जानब ये वाला, ये वर्टिकल कंपोनेंट। ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस की जानब, ये ऊपर की जानब है, और ये वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं इसके। तो इसकी ये डेफिनेशन होगी। इंग्लिश के अंदर मैंने आपको बता दी और साथ सारी एक्सप्लेन कर दी। आप बुक से इसकी डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर की हमने मैग्नीट्यूड कैसे लेनी होती है? तो मैग्नीट्यूड के बारे में आप फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सपोज करें OP एक वेक्टर है, तो इसकी मैग्नीट्यूड होगी, ये एक्स एक्सेस की जानब PX कह देता हूँ इसे, इसका स्केयर, और PY वाई जानब जो है इसका स्केयर। ठीक है, इसको अगर मैं इस शेप में लिखूं तो ये बन जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल स्केयर रूट। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। इसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ये कहाँ से आया है? पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, और ये वाला मेरे पास परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरस थ्योरम मुझे ये कहता है हाइपोटेन्यूज का स्केयर OP का स्केयर विच इज इक्वल टू होता है एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर। अब ये जब स्केयर रूट लेते हैं, स्केयर रूट लेते हैं, तो ये बन जाता है OP इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ऊपर स्केयर रूट। तो ये इसके बारे में ऑलरेडी आप जानते थे। आपकी डेफिनेशन स्टूडेंट्स क्लियर होगी। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 6.1 को। ये स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द क्वाड्रेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट लाइज। किस क्वाड्रेंट में ये लाई करते हैं? तो ये दोनों, अगर x भी प्लस है y भी प्लस है, तो यहाँ पे आपने जस्ट ये लिखना है x एक्सिस इज पॉजिटिव एंड y एक्सिस इज पॉजिटिव। तो आपने आगे, आपको पता है एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव किस में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट, ठीक है जी। अब आगे एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव एंड, ये मैं एज इट इज लिख रहा हूं, ठीक है। वाई एक्सिस इज नेगेटिव। फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट।
इसी तरह एक्स एक्सिस इज नेगेटिव एंड वाई एक्सिस इज पॉजिटिव। ठीक है जी, तो ये कौन सा होता है? सेकंड। ये कौन सा होता है जी? सेकंड क्वाड्रेंट। इस दोनों नेगेटिव हो जाए, एक्स एक्सिस इज नेगेटिव और वाई एक्सिस भी नेगेटिव, तो ये कौन सा होता है जी? थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है जी, तो ये आपको मैं ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूँ। आपने जस्ट ये स्टेटमेंट बनानी है और तब आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इसको प्लॉट करना है, यानी कि ड्रा करना है। तो हम क्या करेंगे? हम कोऑर्डिनेट प्लेन बनाएंगे, इधर एक्स डैश, वाई डैश। ठीक है, अब नंबर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 तक ले लेते हैं। इसी तरह 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 तक ले लेते हैं। एरो बनाने हैं 1 2 3 4 5, चलें जी ये भी 6 तक ले लेते हैं। और इधर भी एरो लिखेंगे जी 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5। हाँ जी, -1 -2 -3 -4 -5 चलें जी 6। अब क्या करते हैं जी? पहला क्वेश्चन लेते हैं, वो है 3 - 3। एक्स एक्सिस की जानब 3 ये वाला और वाई एक्सिस की जानब -3 ये वाला। अब इसकी सेध में और इसकी सेध में यहाँ पे पॉइंट आएगा जी ये वाला, तो ये ए पॉइंट हो गया मेरा। इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा A3 - 3, ये वाला मेरे पास पॉइंट हो गया, तो मैंने ड्रा कर दिया। अब स्टूडेंट आगे देखें, मैं तो एक ही दफा बनाऊंगा, आपने हर क्वेश्चन के लिए ये अलग-अलग बनाना है। मैंने एक क्वेश्चन कर लिया फर्स्ट पार्ट, अब सेकंड पार्ट की बारी है। ये है -3 एक्स एक्सिस की जानब -3 है और वाई एक्सिस की जानब 3 है, तो ये इन दोनों की सेध में यहाँ पे पॉइंट ड्रा होगा। अगर आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो उस पर बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे ये सीध में ग्राफ आएगा। ठीक है जी, तो इसको आपने साथ आपने मेंशन कर देना है -3 ले जी, ये भी मैंने पॉइंट ड्रा कर दिया। नेक्स्ट है जी सी मेरे पास है 5 7, ये 5 है और वाई एक्सिस की जानब 7 है, तो मुझे इसको ज़रा लंबा करना पड़ेगा। ये हो गया 6 और ये हो गया जी 7, ये वाई एक्सिस था। 5 ये वाला है, 7 ये वाला, तो इनकी ऐसे ये सीध में तकरीबन जी, हाँ जी यहाँ पे पॉइंट बनेगा और इसको मैं साथ मेंशन करूँगा C5 और ये है जी 7। ठीक है जी, ये पॉइंट भी हो गया। नेक्स्ट है -2 -4 ये वाला है और -4 ये वाला है, तो ये यहाँ पे पॉइंट डलेगा, तो इसको मैं साथ लिखूंगा D -2 -4, तो ये पॉइंट इसका आपने साथ लिखना लाजमी है। अब आप कुछ बच्चे ये क्वेश्चन करेंगे जी, बताएं जी ये ग्राफ पेपर पे बनाना है या पेज पे बनाना है? पेज पे बनाएं या ग्राफ पेपर पे बनाएं, बनाना ठीक है, चेक करने वाला आपका ठीक करेगा। अगर पेज पे बनाएं तो स्केल का यूज़ करें, मेरी तरह आपसे हाथ से नहीं बनाना, हाथ से बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। और मुनासिब फासला रख के, इक्वल फासला रख के आपने नंबरिंग करनी है, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास स्टूडेंट्स के, वो कहता है कि इन वेक्टर्स कुछ गिवन है, उसका हेड और टेल बताना है। तो जिस तरफ एरो का साइन है वो हेड है और जिस तरफ एरो का साइन नहीं है वो टेल है। तो जैसे ये एक वेक्टर बना हुआ है इस तरह से, ये इस तरफ हेड है और ये वाला टेल है। ए हेड है और बी मेरे पास क्या है? टेल। ये हेड HEAD हेड और ये क्या है? टेल। और इसी तरह से हर एक में Q हेड हो गया, R हेड हो गया, N हेड हो गया, B हेड हो गया और नेक्स्ट में C हेड हो गया। और बाकी जो दूसरी बगैर एरो वाली साइड है वो क्या होगी?
टेल हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इसको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप की शक्ल में लिखना है। हमने ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, मैंने सॉल्यूशन लिखा जहाँ पे, और अब मैं लिखूंगा जी ए बी। अब ए बी फाइंड करना है तो मैं लिखूंगा ओ बी। अब इस वेक्टर का असूल यही है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो मैं लिखूंगा ओ बी माइनस ओ ए। हाँ जी, ओ बी लिखा माइनस 2 4 और माइनस डाला, ओ लिखा ए वाला लिखा 1 कॉमा माइनस 7। हाँ जी, अब करते हैं जी -2 -1, इसके साथ आई कैप आएगा प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 7, इसके साथ आ गया जे। हाँ जी, ये कितना बन गया -3 आई कैप प्लस 11 जे कैप। तो ये इसका आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें ए गिवन है जी 8 9 और बी गिवन है हमारे पास 12 3। तो इसका ए बी फाइंड करना है। ए बी लिखेंगे ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी वाला है 12,3 माइनस ए वाला है 8,9। करते हैं जी -12 माइनस 8, इसके साथ आएगा आई प्लस 3 माइनस 9, इसके साथ आएगा जे। हाँ जी, 12 में से 4 गए, 8 का सॉरी 4 आई, 9 में से 3 गए 6 माइनस का 6 -6 जे कैप। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। ए मेरे पास गिवन है -3 आई प्लस 2 जे। तो मैं इसकी मैग्नीट्यूड के लिए ऐसे ही उसको लाइन ड्रा करूंगा, जैसे मैंने मैग्नीट्यूड पहले जो प्रीवियस एक्सरसाइज गुजर चुकी है उसमें मैग्नीट्यूड वाला जो क्वेश्चन समझाया उसी तरह से। अब ये लिखेंगे जी -3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इसके ऊपर क्या आएगा जी स्क्वायर रूट। 3 3 9 माइनस प्लस हो जाएगा 2 2 4। हाँ जी, तो ये बन गया जी 13 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इतना ही इसका आंसर रहेगा। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास, ए वेक्टर है एक 4i माइनस 3j। तो ए इसकी मैग्नीट्यूड के लिए लाइन ड्रा करेंगे, 4 स्क्वायर लिखेंगे, -3 का स्क्वायर लिखेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा 16 प्लस 9 और ये बन गया जी 25, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, और ये कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा जी 5 बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 3 है। 3 में गिवन है ए मेरे पास एक वेक्टर है 1/2 आई कैप प्लस 3/2 जे कैप। अब इसका जी लेते हैं मैग्नीट्यूड 1/2, इसके ऊपर स्क्वायर 3/2, इसके ऊपर भी स्क्वायर। हाँ जी, तो 1/4 प्लस 9/4, ऊपर वाले का अलग स्क्वायर लिया, नीचे वाले का अलग, ऊपर वाले का अलग, नीचे वाले का अलग जी। तो ये बन गया 4 LCM, ऊपर 1 प्लस 9 10/4 जी। तो 10 कितना होता है 2 × 5। ये फैक्टराइज नहीं होता, ये वाला फैक्टराइज हो जाता है, तो मैं लिखूंगा 10/2। 10/2, 10 स्क्वायर रूट में जाएगा, ये 4, ये स्क्वायर रूट, ये कैंसिल होके ये कितना बन जाएगा 2, क्योंकि 2 2 कितना होता है 4, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6, इसमें वो कहता है फाइंड यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर, ए का यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है ए, इसको हैट बोलते हैं, विच इज इक्वल टू ए वेक्टर ओवर ए मैग्नीट्यूड। यानी कि इस वेक्टर को इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ये इसका फार्मूला है, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं इसकी मैग्नीट्यूड ही ले लेता हूँ। मैग्नीट्यूड हो जाएगी -4 स्केयर प्लस 5 स्केयर, इसके ऊपर स्केयर रूट 16 प्लस 25, इसके ऊपर भी स्केयर रूट, और ये हो गया 1, ये 41 हो गया, ठीक है जी। अब इसको 41 के स्केयर रूट से डिवाइड करना है, तो इसको मैं लिखूंगा बाय पुटिंग वैल्यूज, बाय पुटिंग वैल्यूज जी। वैल्यू पुट की, तो वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, तो ए हैट, इसके अंदर में वैल्यू -4i प्लस 5j ओवर 41 स्केयर रूट। ये दोनों को डिवाइड करेगा तो ये बन जाएगा 4 ओवर स्केयर रूट 41i प्लस 5 ओवर स्केयर रूट 41j। ये लाइन ऊपर डाल लें नीचे डाल लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया हुआ है। नेक्स्ट इसका पार्ट करते हैं सेकंड पार्ट में देखें, हमारे पास ए एक वेक्टर है, वो है जी 6i प्लस 8j। तो फार्मूला क्या है, ए हैट इज इक्वल टू वेक्टर ओवर उसकी मैग्नीट्यूड। अब पहले मैग्नीट्यूड की बारी आती है, तो मैग्नीट्यूड में लिखेंगे 6 का स्केयर 8 का स्केयर, और ये बन जाएगा 36 प्लस 64, तो ये बन जाएगा 100। अब ये बन जाएगा 10, कितना बन गया जी, 10 बन गया। इसको स्केयर, क्योंकि 10 10 100 होता है, परफेक्ट स्केयर है। बाय पुटिंग वैल्यूज लिखूंगा मैं जी, बाय पुटिंग वैल्यूज। अब वैल्यूज पुट हो गई, तो वैल्यू पुट करते हैं ए हैट विच इज इक्वल टू 6i प्लस 8j ओवर 10, 6 ओवर 10i प्लस 8 ओवर 10j। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें जरा, तो ये बन जाता है 3 ओवर 5i प्लस ये बन जाता है 4 ओवर 5j। इसके ऊपर लाइन लाजमी ड्रॉ करनी है। थर्ड पार्ट है हमारे पास, a इज इक्वल टू 1 ओवर स्केयर रूट 6i प्लस 1 ओवर स्केयर रूट 6j। लें जी, अब उसी तरह से ए हैट लिखेंगे विच इज इक्वल टू वेक्टर ओवर उसकी मैग्नीट्यूड। सबसे पहले हमने मैग्नीट्यूड लेनी है। मैग्नीट्यूड में देखें जी 1 ओवर स्केयर रूट 6, इसका स्केयर है, प्लस 1 ओवर स्केयर रूट 6, इसका क्या है स्केयर, ऊपर स्केयर रूट है, तो ये बन जाएगा 1 ओवर 6 प्लस 1 ओवर 6, इसके ऊपर स्केयर रूट जाएगा, एलसीएम क्योंकि 1 का स्केयर 1, इसका स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 6 आएगा, तो ये 6 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 ओवर 6, हाँ जी, और ये बन जाएगा 1 ओवर 3, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर स्केयर रूट 3, ठीक है। अब इसकी बाय पुटिंग वैल्यू में लिखूंगा, बाय पुटिंग वैल्यूज। लें जी, वैल्यू पुट करते हैं, इसके अंदर वैल्यू मैंने पुट करनी है, तो जरा देख लें, ए हैट विच इज इक्वल टू, अब ये वेक्टर है 1 ओवर स्केयर रूट 6i प्लस 1 ओवर स्केयर रूट 6j
ओवर 1/√3। ये इसके ओवर में आएगा और ये इसके ओवर में आएगा। कैसे बोला? 1/√6 ओवर 1/√3 आई प्लस 1/√6 ओवर 1/√3 जे। अब इसको कैसे करना है? आपको पता है फ्रैक्शन का फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है, ये लिखा जाएगा। असल में ये चीज़ तो डिवाइड हो रही है ना, इसमें डिवाइड हो रही है, इसको ज़रा समझ लें। 1/√6 ये नीचे वाला डिवाइड में है, 1/√3 में आई 1/√6। मैं समझाने के लिए लंबा कर रहा हूँ इसको, वैसे तो ये मुश्किल नहीं है। डिवीजन में है 1/√3 जे, क्योंकि एक स्टूडेंट ने मेरा काफ़ी दिमाग खाया था कि जी ये मैं रूल तो ये होता है ना, फ्रैक्शन का फ्रैक्शन ये वाला नीचे आ जाता है और ये वाला ऊपर चला जाता है, ये तो रूल है सिंपल सा। तो ये हो जाएगा √3/√6, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन समझाना भी तो है ना कि असल में इसके पीछे लॉजिक ये क्या है, ये और ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं। अब आपको पता है डिवीजन का अब हम उल्ट करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन होता है। लें जी, डिवीजन का उल्ट मल्टीप्लिकेशन, और साथ इसको रिवर्स करना होता है, तो ये बन जाता है √3/1। ठीक है जी, 1/√6 मल्टीप्लिकेशन √3/1 जे। अब √3/6 कटेगा तो 3 2s are 6 होता है, तो ये बन जाएगा। अब ये काट रहा हूँ, अब इतना सा तो मैं करूँगा ना, ठीक है। 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। तो ये इसका आंसर बन गया। मैंने जानबूझ के इसको लंबा किया है ताकि आपका कोई स्टेप मिस ना हो जाए सिंप्लीफिकेशन में, वगैरह। ये क्वेश्चन छोटा सा ही है, जो बच्चे शार्प माइंडेड हैं वो इसको शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्वेश्चन 6 का हमारे पास लास्ट पार्ट है। ए वेक्टर विच इज इक्वल टू 1/2 आई कैप माइनस 3/4 जे कैप। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट पार्ट इसका, ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आई कैप माइनस 3/4 जे कैप। तो स्टूडेंट उसी तरह से इसका फार्मूला आना है, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड है 1/2 इसका स्केयर प्लस माइनस 3/4 इसका स्केयर। लें जी, ये बन गया 1/4 और ये बन गया 9/16। एलसीएम कितना जाएगा? 16, और यहाँ पे आ जाएगा 4 4 4 16, 4 1 4, और यहाँ पे आएगा 9, और ये कितना हो गया जी? 13/16। हाँ जी, और ये बन गया √13/4। ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब करते हैं जी बाय पुटिंग वैल्यू पुट करते हैं, तो ये बन गया ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आई कैप माइनस 3/4 जे कैप ओवर √13/4। ठीक है जी। अब मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ 1/2 ओवर √13/4 आई कैप माइनस 3/4 ओवर √13/4 जे कैप। तो मैं आपको वही टेक्निक समझा रहा हूँ कि ओवर का ओवर, ये वाला अगर ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4/√13। ठीक है जी। आई कैप माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाई 4/√13 जे कैप। लें जी, ये बन गया 2 और ये बन गया
ये बन गया 2/√13i माइनस 3/√13j। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने कंप्लीट हो गया। 7 हमारे पास ए बी सी गिवन है, हमने फाइंड क्या करना है, a प्लस बी माइनस 3c। ये एक नया वेक्टर बनाएंगे, इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। अब मैं लिखूंगा a प्लस बी माइनस 3c विच इज इक्वल टू, अब पहले a लिखेंगे जी, 5i माइनस 7j प्लस b का लिखेंगे जी माइनस i माइनस j, आगे माइनस है 3 लिखेंगे, उसके बाद c वाला लिखना है 2i प्लस 3j। एक ही लाइन में आपका होना चाहिए, और इतना आप कर सकते हैं कि ये वाला इधर से नीचे से स्टार्ट कर लें ताकि आपके पेज की जो है वो स्पेस कम होती है वो पूरी हो जाए। मेरे पास वाइट बोर्ड है तो मैं तो लंबाई लिखूंगा जी। अब लिखेंगे जी 5i माइनस 7j माइनस i माइनस j माइनस 3 2 6i माइनस 3 3 9j। i वाले अलग कर लेते हैं, j वाले अलग कर लेते हैं, तो ये बनेगा 5i माइनस i माइनस 6i माइनस 7j माइनस j माइनस 9j। ये j वाले अलहदा कर लेते हैं, तो ये बन गया जी 6 और 1 7 में से 5 के माइनस 2i, और ये बन गया जी 9 और 1 10 और ये 17 माइनस 17j। ये तो बन गया हमारा वेक्टर। अब इसका हमने यूनिट वेक्टर बनाना है। इसको मैं, ये जो वेक्टर है इसको मैं u का नाम दे देता हूँ, इतना लंबा लिखने की बजाय u का नाम दे देते हैं जी। लें जी u, कोई भी नाम दे सकते हैं, u का नाम दे दिया मैंने। अब इसका यूनिट वेक्टर बनाना है। हमने ये u लिखा, इसके ऊपर कैप डाली, u वेक्टर ओवर u की मैग्नीट्यूड, u वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेते हैं, -2 स्केयर प्लस -17 स्केयर होल स्केयर रूट 4 प्लस 17 का स्केयर होता है जी 289 और इनको कर लें जी ऐड अप 293। अब ये मेरे ख्याल में परफेक्ट स्केयर नहीं है तो इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब लिखते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज, लो जी वैल्यूज लिख दिया मैंने, u विच इज इक्वल टू, अब ये मेरे पास जो वेक्टर है -2i माइनस 17j ओवर 293, इसके ऊपर है स्केयर रूट, -2 ओवर 293 स्केयर रूट i माइनस 17 ओवर 293, इसके ऊपर भी स्केयर रूट है और साथ क्या आएगा j। ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी 8 क्वेश्चन में भी वो a b c गिवन है, तो ये 3a प्लस 2c माइनस 4c, उसी तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे -3 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसी तरह से आपने स्टूडेंट जो है पहले a को 3 से मल्टीप्लाई करना है, c को 2 से मल्टीप्लाई करना है और b को -4 से मल्टीप्लाई करना है। i वाले अलहदा कर लेना है, j वाले अलहदा कर लेना है। तो ये आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 9।
नंबर 9 मैंने आपके सामने लिखा है ए बी गिवन है। अब वो उसने पूछा ये कि कौन से आपस में पैरेलल हैं। 4 पार्ट दिए हैं, कौन से पैरेलल नहीं है। हम इनका कोई ना कोई रिलेशन बनाएंगे। अगर रिलेशन में आ गए, पूरे उतर गए तो वो पैरेलल होंगे, रिलेशन में पूरे ना उतरे तो वो पैरेलल नहीं होंगे। कैसे करते हैं देखें जी। अब इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं आ सकता, इसमें से आ सकता है। तो मैं करूँगा जी बी को, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लिया, सॉरी 6 कॉमन, हाँ नहीं 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा 6i प्लस जे। अब इसका और इसका कुछ ना कुछ रिलेशन बन रहा है। तो वो रिलेशन क्या बन रहा है, ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो अब ये रिलेशन ये है स्टूडेंट, यहाँ पे देखें b इज इक्वल टू 2। अब ये a बन गया मेरे पास, ठीक है जी। ये रिलेशन बन गया, आपस में ये इक्वल है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो हो सकती है, पैरेलल है, तो इस वजह से ये क्या आ गए, पैरेलल। सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट है मेरे पास a इज इक्वल टू -2i प्लस 3j। b है मेरे पास 6i माइनस 9j जी। तो देखते हैं इसमें से मैं कुछ ना कुछ कॉमन ले सकता हूँ बी वाले से। बी में क्या कॉमन आ सकता है जी, ये लाइन लगा लें। अब इसमें से 3 कॉमन आ सकता है। 3 कॉमन आया ना, चलें जी मैं -3 कॉमन ले लेता हूँ। नहीं जी, मैंने -3 कॉमन ले लिया। तो -3 कॉमन लेने से -3 2 6 माइनस आई प्लस हो गया 3 3 9 जे। अब ये क्या बन गया, -3 इंटू ए। ये रिलेशन बन गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गई है, इसलिए से मैं इसको क्या कहूँगा, पैरेलल। नहीं जी, ये भी पैरेलल निकल आया। थर्ड मेरे पास है ए है मेरे पास 5i माइनस 4j। अब बी मेरे पास है 6i माइनस 3j जी। 6 और 3, यहाँ पे 6 और 3, यहाँ पे 5 और 4 है। तो अब यहाँ से देखें क्या कॉमन निकल सकता है। इसमें से तो 3 कॉमन निकल सकता है। 3 जब कॉमन लिया तो 2i माइनस जे, ये बन सकता है। और ऊपर वाला 5 है और 4 है। अब इनका कोई रिलेशन नहीं बन रहा, ठीक है। तो जब ये इनका कोई रिलेशन नहीं बन रहा तो बी पैरेलल नहीं है ए के, ये ए नहीं बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, नॉट पैरेलल। फोर्थ पार्ट है मेरे पास ए इज इक्वल टू 3i माइनस 7j। बी मेरे पास है 6i माइनस 14j। अब इसमें से 2 कॉमन निकल सकता है, 3i माइनस 7j बन गया। अब यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू ए। अब ये बी के इक्वल था, लें जी, तो ये पैरेलल है। ये क्या है, आपको पता होना चाहिए, पैरेलल दो वेक्टर जिनकी जो एक दूसरे के बिल्कुल सीधे मतवाजी चल रहे हो, तो वो स्केलर मल्टीपल तो हो सकते हैं, लेकिन होते तो आपस में इक्वल हैं। यहाँ पे तो इक्वल ही नहीं है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। नंबर 10 हमारे पास है, वो ये कहता है कि एक वेक्टर एक हमें दिया हुआ है 3i माइनस 2j। अब ये वेक्टर है जी, इसको मैं मान लेता हूँ जी, ये चले v कर देता हूँ, ठीक है। अब वो कहता है कि एक इससे 3 गुना बड़ा वेक्टर बना है, 3 टाइम ग्रेटर, बड़ा इससे वेक्टर। तो मैं लिखूंगा 3v। अब इससे 3 से -3 बट इन अपोजिट डायरेक्शन है, हाँ अपोजिट डायरेक्शन। 3i माइनस 2j, हाँ जी, -3 3 9। तो माइनस बाहर ही रहने देते हैं, चलें अंदर सिर्फ मल्टीप्लाई, 3 3 9i
प्लस 3 2 6j माइनस बाहर ही रहने देते हैं, ये इन ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 11 जी 11 हमारे पास है। अब वो ये कहता है कि एक वेक्टर हमें दिया हुआ है 3i माइनस 5j, इसको मैं कह देता हूँ सपोज करें x वेक्टर। ठीक, नाम मैंने अपनी मर्जी से रखना है, आप कुछ भी रख लें, आप अपने नाम से कुछ रख लें, ठीक है जी। तो x वेक्टर है, तो इससे 2 टाइम ग्रेटर बनाना चाहिए। वेक्टर बनाने 2, लेकिन 2 टाइम ग्रेटर हो, एक इसी डायरेक्शन में हो, एक अपोजिट डायरेक्शन में। फॉर सेम डायरेक्शन, अब मैं लिखूंगा फॉर सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन के लिए मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 2x हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, ले जी 3 2 6i माइनस 10j, अब ये 2x हो गया। फॉर ऑपोजिट डायरेक्शन, नहीं जी, फॉर ऑपोजिट डायरेक्शन मल्टीप्लाई बाय -2 से मल्टीप्लाई -2x हो गया, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं 3i, लें जी, मैं माइनस चले अब की बार अंदर मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। 6i प्लस 10j, ठीक है जी। ये इसके एक वेक्टर बन गया जो 2 टाइम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, और ये वेक्टर बन गया जो 2 टाइम था लेकिन सेम डायरेक्शन में था। तो आपके सामने ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पढ़ के अच्छा लगा होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। आपने स्टूडेंट दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।